अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपने अपना प्रीवियस लेक्चर अच्छे से याद कर लिया होगा। आज केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री को फर्दर स्टडी करेंगे। आज के हमारे दो टॉपिक्स हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास और हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। We know that the mass of an atom is too small to be determined practically. However, certain instruments enable us to determine the ratio of the atomic mass of various elements to that of carbon-12 atom. This ratio is known as the relative atomic mass of the element. The relative atomic mass of an element is the average mass of the atoms of that element as compared to 1/12 the mass of an atom carbon-12 isotope. Based on carbon-12 standard, the mass of an atom of carbon is 12 unit and 1/12 of it comes to be 1 unit. When we compare atomic mass of other elements with atomic mass of carbon-12 atom, they are expressed as relative atomic masses of those elements. The unit for relative atomic mass is called atomic mass unit with symbol AMU, and 1 AMU is 1/12 the mass of one atom of carbon-12. When this atomic unit is expressed in gram, it is 1 AMU equals to 1.66 into 10 raised to power minus 24 grams. स्टूडेंट, रिलेटिव एटॉमिक मास की एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह है जिस तरीके से आपने पहले के ज़माने में देखा होगा। जब चीज़ें तोली जाती थी तो एक साइड पर वेट्स रखे जाते थे, वज़न रखे जाते थे जो मुख्तलिफ अमाउंट के होते थे, और दूसरी साइड पे वो चीज़ रखी जाती थी जो हमने मेजर करनी है। बिल्कुल इसी तरीके से रिलेटिव एटॉमिक मास में हम एक साइड पर कार्बन-12 का मास ले लेते हैं और दूसरी साइड पर हम वो एलिमेंट ले लेते हैं जिसका हमने एटॉमिक मास फाइंड करना है, और फिर इनके रिलेशन में, इनकी रेशो में जो है वो हम इसके मास को फाइंड करते हैं और उस मास को हम रिलेटिव एटॉमिक मास का नाम दे देते हैं। ऐसा हमें करना इस वजह से पड़ता है क्योंकि एटम खुद एक बहुत ही स्मॉल बॉडी है और इसका एटॉमिक मास सिंपली ईजीली जो है वो आइडेंटिफाई या कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, तो हम ये रेशो का मेथड इस्तेमाल करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास को यूनिट में मेजर किया जाता है। जैसे अगर हम चीनी लेने जाएं या कोई भी सामान शॉप से लेने जाएं जो वज़न में लेना, तो हम उसे कहते हैं कि 1 किलो दे दीजिए, 1 kg दे दीजिए। बिल्कुल इसी तरीके से रिलेटिव एटॉमिक मास को हम यूनिट यूज़ करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU। आपके पास AMU की वैल्यू दी गई है कि एक AMU 1.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 24 ग्राम के इक्वल होता है। नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं जिनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स का वेट भी बताया गया है कि हमारे पास प्रोटॉन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो 1.0073 AMU है, जो तकरीबन बनता है 1.672 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 24 ग्राम्स। ऐसे ही न्यूट्रॉन का बताया है 1.0087 AMU, जो कि इक्वल है 1.674 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 24 के, और इलेक्ट्रॉन का बताया है 5.486 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 AMU, जो कि 9.106 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 28 ग्राम्स के इक्वल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। स्टूडेंट, सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं और फिर इसको समझते हैं। कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फॉर्मूला एज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड इन द ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आइन फर्स्ट एंड नेगेटिव आइन लेटर। नंबर 2, द वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। Number 3, this valency of each ion is brought to the lower right corner of other ion by cross exchange method. Number 4, if the valencies are same, they are offset and are not written in the chemical formula. But if they are different, they are indicated as such at the same position. Number 5, if an ion is combination of two or more atoms which is called radical bearing a net charge on it, then the net charge represents the valency of the radical. The chemical formula of such compound is written as explained in point 3 and point 4, writing the negative radical within the parenthesis. आइए स्टूडेंट्स, अब इसको एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं। पहले पॉइंट में ये चीज़ बताई गई है कि आपने सिंबल्स को, एलिमेंट के सिंबल्स को साइड बाय साइड लिखना है, जिसमें आप पॉजिटिव आइन को फर्स्ट पे और नेगेटिव आइन को बाद में लिखेंगे। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव को पहले और नेगेटिव को बाद में लिखा गया।
Na पॉजिटिव है और Cl जो है क्लोरीन जो है वो नेगेटिव है। इसके बाद दूसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि वैलेंसी जो है वो आपने राइट टॉप कॉर्नर पर लिखनी है, एलिमेंट के राइट टॉप कॉर्नर पर। जैसे आप देख सकते हैं Na के बिल्कुल राइट पे और ऊपर +1 लिखा है, क्लोरीन के बिल्कुल ऊपर -1 लिखा है। या आप दूसरी एग्जांपल देखें, Ca+2 ऊपर लिखा गया और O -2 भी ऊपर लिखा गया, यानी राइट टॉप कॉर्नर पर लिखा गया। तीसरे पॉइंट में बताया गया कि आपने इन वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस करके एक दूसरे के नीचे लाके लिख देना है, जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं। आपने दोनों वैलेंसीज को लोअर राइट कॉर्नर पर लाकर लिख देना है। जैसे कि अगर आप देखें Na +1 है और Cl -1 है, तो हमने क्या किया है, Na का 1 जो है वो Cl के नीचे लिख दिया है और Cl का 1 जो है वो Na के नीचे लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है, क्योंकि वैलेंसी सेम है, मतलब कि दोनों के पास 1 ही है, तो हम वैलेंसी को मेंशन नहीं करेंगे। और दूसरी बात, अगर आपके पास वैलेंसी 1 है तो भी आप मेंशन नहीं करेंगे। दो टाइम पे आप वैलेंसीज को मेंशन नहीं करते। जब आपके पास जो वैलेंसी है या तो वो 1 हो या दोनों ही एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम हो, तो आप ऐसे में वैलेंसी मेंशन नहीं करते। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे देखा कि दोनों वैलेंसीज एक तो सेम भी हैं और फिर 1 भी हैं, तो हमने इसको मेंशन नहीं किया है। लेकिन आगे एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं एक और। इसमें देखिए, ये भी हमारे पास Ca+2 है और O -2 है। जब हमने इसको लिखा, ये दोनों वैलेंसीज क्या थी, +2 और -2, दोनों हमारे पास वैलेंसीज सेम थी, तो हमने इसकी वैलेंसीज नहीं लिखी हैं और हमारे पास जो फॉर्मूला बना है वो है CaO। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल में हमने एग्जांपल ली है Ca+2 और Cl -1। तो हम क्या करेंगे कि हम Ca का जो +2 है वो Cl के राइट लोअर कॉर्नर पर ले जाएंगे। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि मैंने Cl2 को नीचे लिख दिया है और Ca के नीचे फ़िलहाल आपको शो करवाने के लिए 1 लिखा है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें 1 मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने फाइनल फार्मूला में 1 मेंशन नहीं किया और CaCl2 जो है वो हमारे पास कंपाउंड का फॉर्मूला बन गया है। बिल्कुल इसी तरीके से एक और एग्जांपल हमने H2O की कंसीडर की है। हमारे पास H+1 है और O -2 है। हमने क्रिस क्रॉस किया और वैलेंसीज को जो है वो लोअर राइट कॉर्नर पर लाए, तो हमारे पास क्या बना, O2 जो है, O -2 है, वो H के पास आ गया, यानी H2 बन गया और H का 1 जो है वो हमारे पास O के पास चला गया। तो अब हमने इसको फाइनलाइज करके किस तरह लिखा है, H2O, क्योंकि हमने 1 को मेंशन नहीं करना। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि हम लोग जब वैलेंसीज सेम हो, मतलब 1 और 1 हो, 2 और 2 हो, 3 और 3 हो, तो हम वैलेंसीज को मेंशन नहीं करते और सिंपली फार्मूला लिख देते हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट एग्जांपल में देखा, CaO वाली एग्जांपल में दोनों वैलेंसीज सेम थी, हमने वैलेंसीज मेंशन नहीं की। और दूसरा टाइम हम वैलेंसीज तब मेंशन नहीं करते जब हमारे पास वैलेंसी में 1 हो। जैसे कि आपने दूसरी एग्जांपल में देख सकते हैं कि मैंने Ca के साथ लास्ट में 1 नहीं लिखा हुआ फाइनल फार्मूला में, क्योंकि हम 1 को मेंशन नहीं करते। लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, फॉर रेडिकल रूल 3 and 4 विल बी फॉलोड बट वैलेंसी आफ्टर क्रॉस एक्सचेंजिंग विल बी रिटन आउटसाइड द पैरेंथेसिस। स्टूडेंट, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है रेडिकल। रेडिकल एटम्स का ऐसा ग्रुप है जिस पर चार्ज हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं SO4 -2, ये 2 एटम से मिलकर बना हुआ है, सल्फर और ऑक्सीजन से, और इस पर चार्ज भी है। तो हमने इसको क्या नाम देना है, रेडिकल नाम देना है। इस रेडिकल ने जब रिएक्ट करना है या फॉर्मूला बनाना है हमने इसका, तो हमने एल्यूमिनियम लिया हुआ है, इसके ऊपर +3 है और SO4 पर -2 है। आप SO4 का -2 Al की बेस में ले आएंगे और जो Al का +3 था वो आप ब्रैकेट लगाकर SO4 के बाहर लिख देंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने SO4 का -2 Al की बेस में लिख दिया है और Al का +3 SO4 के साथ ब्रैकेट लगा के
बाहर नीचे बेस में लिख दिया है। आइए स्टूडेंट्स, अब केमिकल फार्मूला की सिग्निफिकेंस को स्टडी कर लेते हैं कि ये अहमियत क्या रखता है हमारी केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले बताता है, इट टेल्स द नेम ऑफ एलिमेंट एज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अगर हम किसी चीज़ का केमिकल फार्मूला देखते हैं तो हमें उसमें मौजूद एलिमेंट्स का पता लग जाता है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं H2O देखता हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि उसमें हाइड्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है। इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द सब्सटेंस e.g. H2O वाटर। और फिर केमिकल फार्मूला जो है उस सब्सटेंस का नेम भी मेंशन कर देता है, यानी हमने हर केमिकल फार्मूला का एक नाम रखा हुआ और हमें इस केमिकल फार्मूला के थ्रू वो नाम भी मालूम हो जाता है। जैसे H2O जहाँ पर भी लिखा होगा मुझे मालूम हो जाएगा कि वो वाटर है। इट आल्सो रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और ये हमें एक केमिकल इक्वेशन, यानी जब हम कोई केमिकल रिएक्शन लिख रहे होते हैं तो उसमें एक मोल को भी जाहिर करता है। इट इज़ इनफैक्ट 1 मॉलिक्यूलर फार्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। और ये हम जो फार्मूला लिखते हैं वो दरअसल एक पूरे मॉलिक्यूल का फार्मूला लिखते हैं, और ये केमिकल फार्मूलाज जो हैं कंपाउंड के वो एक पूरे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इंडिकेट्स द मास ऑफ कंपाउंड इन AMUs और ग्राम्स, और इसके थ्रू हम कंपाउंड के मास को AMU और ग्राम्स में फाइंड भी कर सकते हैं। वो किस तरह, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आप इन टॉपिक्स को अच्छे से याद कर लीजिए और अपनी बुक पर मार्क भी कर लीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर।